एक सेकेंड। अब ईएम वेव की फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ पा रहे हो? यस सर। अब प्रोड्यूस कैसे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखो, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा, क्या करेगा बेटा? एक्सिलरेट। एक्सेलरेट। तो क्या करेगा? ईएम वेव। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा चार्ज पार्टिकल की। यस सर। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट कर रहा है तो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। यस सर। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो क्या प्रोड्यूस करता था? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता था तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। और अगर एक जगह रखा रहता था तो क्या प्रोड्यूस करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ सर जी। मूविंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता। ये दोनों करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड। सुन पा रहे हो? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर बेटा कुछ मैक्सवेल भैया ने कुछ सारी इक्वेशन जोड़ी थी और अपना क्रेडिट ले गए थे। सुन पा रहे हो? बोलो हाँ जी। यस सर। There are four set of equation which can completely explain electromagnetic theory. तो बेटा सबसे पहला आता है इसमें गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वही छापना है। तो बेटा फोर इक्वेशन होती है, फोर इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बेटा बड़ा चीटिंग बाजी वाला काम किया था। अब जरा देखना क्या किया था। इनकी पहली इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन कोई पूछने का नहीं, बस याद रखो। गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बेटा? गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यू नॉट कह रहा हूँ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है इक्वल टू चार्ज नेट आउटवर्ड इनक्लोज्ड। फ्लो में इनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है। और अगर बेटा अभी भी ये आदमी है बेटा, ये बड़ी शर्मनाक वाली बात हो रही है, ठीक है ना? यस तो सर। गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट क्या था? जो कि मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। मैक्सवेल ने बेटा सारा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सबको कंपाइल कर दिया है, ठीक है ना? यस सर। उन्होंने बोला कि जो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड ए गॉसियन सरफेस। वन पर हो गया? बोलो हाँ जी। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। लिख दो अंग्रेजी में। Now surface is equal to 1 by epsilon naught times of total charge enclosed। वन पर होगा? ये तो पढ़ रखा यस है सर। पहले। नो दूसरा सर। आता है बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल बेटा एक साइंटिस्ट है, दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। बड़ा आसान है भाई ये भी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल भाई। अरे भाई चल जाओ रे। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स पहला तो था बेटा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन पार होगा? बोलो हाँ। यस सर। अब जरा सोच के देखो, कोई एक स्फीयर है, इसके अंदर मैं एक डाइपोल रख दूं तो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? नेट आउटवर्ड जीरो। जीरो। कोई दिक्कत है क्या? बोला है ना? नो सर। बेटा अगर कोई एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर मैं एक मैग्नेट रख दूं तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। सुन पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और साउथ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंट्री करती है। सुन पा रहे हो? यस सर। बेटा जितनी नॉर्थ से बाहर निकलेगी उतनी साउथ से एंट्री करेगी, क्या? बोलो है ना?
Yes, sir. तो बेटा जो नेट आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अगर कोई मैग्नेट किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखी है तो कितना होगा बताओ। नेट आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस कितना आएगा बेटा, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेट रखी है उससे नेट आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा। डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था बेटा, Zero. इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जितनी अंदर एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, यही तो केस है यार। Yes, sir. समझ? भाई जितना फील्ड बाहर निकल रहा है उतनी अंदर एंटर कर रहा है, तो नेट बाहर कितना निकल रहा है, जीरो। Zero. अब आप कभी भी अपनी जिंदगी में याद रखना, कभी मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, आपने मैग्नेट बीच से काट दी, तो बीच से काटते क्या हो जाएगा, साउथ इधर बन जाएगा और इसका इधर नॉर्थ बन जाएगा। समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो मैग्नेट में। समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। Yes, sir. दिस प्रूफ डेट, इस ये क्या प्रूफ करता है बेटा, मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। अब ये क्या ड्रामा है बेटा, अगर मान लो कोई क्लोज सरफेस है, कोई दुनिया में अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता, तो नॉर्थ से तो सिर्फ बाहर निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। Yes, sir. तो हमने छोटी से छोटी मैग्नेट ले ली, फिर भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब दुनिया में अकेला नॉर्थ या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ पा रहे हो क्या, Yes, बोलो sir. क्या ये बात समझ में आई। Yes, sir. तो जैसे उसको लिखते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखोगे, 5b से दिखाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी ए। बेटा यहाँ तक तो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ में आता होगा इतना अभी तक। Yes, sir. मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आता है, जीरो। क्यों आता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ पा रहे हो क्या, Yes, sir. बोलो। अब थर्ड आते हैं फेराडे लॉ। बताओ बेटा क्या होता है फेराडे लॉ। Uh, change in rate of change in magnetic flux is directly proportional to the EMF induced in a circuit. ये छापना, इन्होंने बोला जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है क्या। Yes, sir. नेगेटिव साइन लेन लो की वजह से लगता है, फेराडे लो तो यही होता है डी फाइव बाई डी टी। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो हाँ। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो बेटा, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर होता है। बोलो हाँ, इतनी बात क्लियर है क्या। Yes, sir. तो अगर डीवी निकालूं, भाई ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मान लो कोई कंडक्टर मूव कर रहा है, जैसे मोशन ईएमएफ में होता था, इधर मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर मान लो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ दूरी होगी क्या, इधर एक पोटेंशियल बन गया, इधर एक पोटेंशियल बन गया, कुछ दूरी तो होगी ना, बोलो हाँ। Yes, sir. तो बेटा डीवी को मैं ई डी आर लिख सकता हूँ क्या, तो डीवी जो कि ईएमएफ के बराबर होता है बेटा, ईएमएफ क्या, जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को तो बेटा ईएमएफ बोलते हैं। यहाँ पे समझ पा रहे हो, बोलो हाँ। Yes, sir. तो किसके बराबर होगा, ई इंटू इन दोनों पोटेंशियल के बीच में कितनी दूरी होती है, एल होती है। समझ पा रहे हो क्या, Yes, बोलो। sir. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी। बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया किसने, मैक्सवेल ने, और किया कुछ नहीं, पिछला फॉर्मूला उठाया और चिपका दिया यहाँ पे। समझ पा रहे हो क्या। ये ई Yes, क्या sir. है, कोई दिक्कत है क्या, समझ पाए। No, sir. ये वही इक्वेशन थी, कोई न्यूमेरिकल नहीं आने का इनके ऊपर, ठीक है ना, ना कोई तुमसे पूछना है, Yes, sir. बस याद रख लेना। अब जो कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पे मैक्सवेल भैया ने थोड़ा काम किया है, दैट्स कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। अब बताओ बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। Beta integration of beta नहीं beta के integration of b dot dl equals to mu naught I enclosed मतलब line integration of magnetic field
is equal to the uh, current mu times current enclosed in the. आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. तो बेटा ये क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू टाइम फ्लो। इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. अब गजब की चीज देखो होता क्या है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. हुआ क्या, यहाँ पे मैक्सवेल भैया ने थोड़ा काम किया। ये बेटा मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जो कि इसको अभी आएगी, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया, जिसकी वजह से वो दुनिया में परिचित हो गए, चर्चित हो गए। अब जरा ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट करंट पड़े, छोटा सा टॉपिक है बेटा, अभी खत्म हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, डोंट वरी। देखो एक बेटा बैटरी है, यहाँ पे की लग रखी है, की मतलब स्विच, ठीक है ना भाई? Yes, sir. और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. ठीक। अगर की ओपन है तो बेटा कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा, कोई चार्ज बैटरी से ट्रांसफर नहीं होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? Yes, sir. अब जैसे ही की क्लोज हुई, जैसे ही की क्लोज हुई, तो की क्लोज होने पे क्या होता था बेटा, इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज उठ के इस प्लेट पे मूव कर जाता है, समझ पा रहे हो क्या? हल्का। Yes, sir. तो इस पे एक पॉजिटिव आएगा, इस पे एक नेगेटिव आएगा, हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर दूसरा मूव करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा एक बात बताओ, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है, कांस्टेंट होती है? Uh, Electric field variable होती है. इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेरिएबल। कोई दिक्कत बेटा? बोलो। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के ऐसे जा रहे होंगे, तो इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. बेटा अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखूँ, वो जो देखा था तुमने, मैग्नेटिक कंपास रखूँ, उसके अंदर मैग्नेटिक निडल होती है बेटा, जब इस कंडक्टर में से करंट पास होगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या? सोच Yes, के sir. बताओ। तो ये निडल डिफ्लेक्ट होनी ये चाहिए क्या? क्या? बोलो, है ना? हाँ, वो कैसे में भी Yes. करो, निडल डिफ्लेक्ट होनी चाहिए क्या? बोलो, है ना? Yes, sir. आपको लगता है कि भाई मैग्नेटिक कंपास रखोगे इस रीजन में, क्योंकि ये करंट जा रहा है इस वायर के थ्रू, तो भाई साहब ये वायर क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो निडल डिफ्लेक्ट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? Yes, sir. जब इस कंपास को आपने यहाँ पे रखा, समझ पा रहे हो क्या? यहाँ। Yes, sir. और ये है मैग्नेटिक कंपास, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो भाई लोचा हो गया, यहाँ पे निडल डिफ्लेक्ट कर गई, निडल शो डिफ्लेक्शन। मतलब वहाँ दिमाग में मैग्नेटिक फील्ड थी इसलिए डिफ्लेक्शन. भाई देखो, यहाँ पे तो हमारे अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो कि है, होती है, ठीक है ना? Yes, sir. लेकिन फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कंपास की निडल डिफ्लेक्ट क्यों करी? भाई पूरा दिमाग घूम गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गए इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। समझ पा रहे हो? Yes, sir. वो मैग्नेटिक फील्ड अगल बगल और कहाँ? जो वायर है उसकी वजह से. अरे बेटा ऐसे नहीं होती है दुनिया में कुछ भी, ठीक है? अगल बगल जो वायर हो, ठीक है? कैसे साइंटिस्ट बनेगा रे तू अब, है? देखो, हम्म. तो बेटा क्या होता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि भाई इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड आनी नहीं चाहिए थी। समझ पा रहे हो? Yes, sir. फिर क्या हुआ भाई, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, सोच के बताना बेटा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी क्या कैपेसिटर की प्लेट के बीच में? बोलो, है ना? Yes, sir. फिर तो कोई और चार्ज इधर से इधर मूव नहीं करेगा ना, जब फुल्ली चार्ज होगा पेट भरेगा उसका। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? Yes, sir. तो अब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी क्या? बोलो, है ना? Yes, sir.
अब क्या देखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो बेटा यहाँ पे जो करंट जाएगा वो जीरो हो जाएगा। कौन पार हो गया, बोलो है ना, Yes, sir. क्योंकि अब कोई चार्ज इधर से इधर मूव ही नहीं कर रहा होगा, बोलो है ना। Yes, sir. हमने क्या किया, फिर उठा के लेके आए बेटा कंपास को। अब यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा है तो बेटा नो डिफ्लेक्शन। कौन पार हो गया। Yes, sir. फिर यहाँ पे रखा, देखा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आना चाहिए। अब डिफ्लेक्शन शो कर रहा था पहले, अब भी कर, यहाँ पे भी भाई नो डिफ्लेक्शन। ये क्या ड्रामा होगा। ये तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, जब तक ये मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी तब तक ये मैग्नेटिक कंपास भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, उसने भी डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर दिया। कौन पर होगा। Yes, sir. तो बेटा यहाँ से एक बात निकली, क्या निकली, कि भाई उल्टी बात ट्रू है। उल्टी बात कैसे ट्रू है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे जो ये फ्लक्स चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है कि जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। होती है। Yes, sir. तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उस ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। समझ पा रहे हो क्या, बोलो। Yes, sir. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करूंगा तो क्या बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? अगर Yes, ऐसे ट्रू तो ऐसे भी ट्रू होना चाहिए। मैक्सवेल भैया बोले ये बात, समझ पा रहे हो क्या। yes, sir. तो उन्होंने देखा, देखो भाई, उन्होंने बोला भाई देखो, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तब तक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना बंद होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना बंद हो गया। समझ पा रहे हो क्या, बोलो। Yes, sir. उन्होंने बोला कि इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या, बोलो। Yes, sir. ये बात समझ में आई। Yes, sir. अब भाई साहब एम्पियर भाई साहब मुंह बना के बैठ गए। वो बोले अच्छा बेटा देखो, हमारा लॉ ये कहता है जहाँ पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ पा रहे होगा Yes, sir. बेटा, इस रीजन में हवा में से थोड़ा ना कोई करंट मूव करेगा। समझ पा रहे होगा। वो बोले Yes, बेटा sir. यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया। हम्म? इस हिसाब से तो एम्पियर भैया बोले हमारा लॉ तो भैया फेल होता नजर आ रहा है यहाँ पे। समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. भाई देखो, यहाँ पे करंट मूव कर रहा है इस रीजन में, तो उन्होंने बोला देखो एम्पिरियन लूप बनाओ। अब यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई लगाओ तो मैग्नेटिक फील्ड आपको वैल्यू दे देगा। समझ पा रहे हो क्या, बोलो। है लेकिन Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे एक लूप बनाऊँ, ये एक एम्पिरियन लूप बनाऊँ बेटा, इसके थ्रू तो कोई करंट पास थोड़ा ना हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आ ही नहीं सकता क्योंकि करंट ही नहीं है। आई इनक्लोज जीरो आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. तो मैक्सवेल भैया बोले देखो भाई, यहाँ पे जो वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको बोलेंगे हम कंडक्शन करंट। कौन सा करंट बोलेंगे इसको हम। Conduction current. इतनी बात समझ में आ रही है क्या। भाई जाहिर सी बात है, वायर से हो रहा है तो कंडक्शन करंट। अब यहाँ पे एक हम इमेजिनरी करंट मानेंगे जो कि है नहीं, लेकिन हम मानेंगे। समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. क्योंकि एम्पियर भैया रूट चुके थे। एम्पियर भैया बोले देखो आई इनक्लोज अगर मैं अपना लूप बनाता हूँ, आई इनक्लोज इससे कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है यहाँ से हवा से, तो इस हिसाब से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आनी चाहिए। अब उन्होंने बोला यहाँ पे हम एक इमेजिनरी करंट मानेंगे। समझ पा रहे हो क्या, Yes, sir. जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट करंट तब तक रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा। समझ पा रहे हो क्या, बोलो। है ना। Yes, sir. तो अब जरा देखो आगे बनाता हूँ मैं दोबारा। एक की ओपन थी, जैसे आपने की क्लो, अरे बाबा, जैसे ही आपने की क्लोज तो क्या होना शुरू हो गया बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, ऐसे घूम के यहाँ पे जाना शुरू हो गया। समझ पा रहे हो क्या, बोलो। है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे हुआ क्या भाई, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं तो इससे पॉजिटिव आना शुरू हुआ, इस पे नेगेटिव आना शुरू हुआ। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी, जो कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। ये ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, वायर के थ्रू जो करंट मूव करेगा, करंट थ्रू वायर, जो वायर के थ्रू मूव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्शन करंट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हे दिस वैलेंटाइन इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, ऐसा प्रिडिक्ट किया है हमारे एस्ट्रोलॉजर ने। ओ रे बाबा, कब है बेटा वैलेंटाइन? हाँ नहीं सर, फरवरी में होता है कभी। एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट कर दिया बेटा। बेटा सब है ना, पैसे बहुत मारते भाई। जब हमारी जिंदगी में ऐसी कैसी लग रही थी, हम गए थे इनके पास भी। यस सर। करंट और करंट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, उसको कौन सा करंट बोलेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, ये क्यों क्यों आता है? ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है ई डी ए। समझ पा रहे हो क्या? या ई ए। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, क्या बोलो है ना? क्या सर, कौन सा जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा क्या, अगर यस इलेक्ट्रिक फील्ड यस चेंज हो? ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहा बेटा, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहा हूँ। समझ पा रहे हो क्या? इलेक्ट्रिक यस सर। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ऐसे लिख लो, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ पा रहे हो क्या? इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक करंट आता है, डेट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा इमेजिनरी करंट होता है। समझ पा रहे हो क्या? वहां पे कुछ है नहीं, बस मान लिया ऐसे ही, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो बेटा मैग्नीट्यूड के आसम में कंडक्शन करंट के बराबर ही होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस। जितना कंडक्शन करंट होगा, मतलब जितना करंट वायर के थ्रू जा रहा होगा, इतना ही करंट इधर से इधर जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो क्या यस ये बात? सर। अब तो देखो, अब सर, उन्होंने हाँ, वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वजह से चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, जो कि कंडक्शन करंट के इक्वल होता है हर चीज में। हम्म, हम्म। बस। अब अगर करंट आ गया, अब अगर करंट आ गया, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर भैया अब बोले कि देखो तुमने इधर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट मान लिया है, मैंने मान लिया आईडी। बोला अगर अब मैं अपना लूप बना लेता हूँ, एक सर्कुलर लूप बना लिया जैसे। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? ये एम्पियरन का यस। लूप है। बोलो, अब ये जो करंट पास कर रहा है एम्पियरन लूप का, लूप को तो क्रॉस कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोज होता है, बी सॉरी बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। म्यू नॉट आई क्लोज। अब जो आई क्लोज है वो आई डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्या बोलो है ना? यस सर। तो उन्होंने बोला अब भाई बात बन गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आया है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, यस सर। इतनी बात क्लियर है भाई? यस सर। तो इसका मतलब एक कुछ ऐसा फॉर्मूला तो आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में कुछ रिलेशन आए। समझ पा रहे हो क्या? डिस्प्लेसमेंट यस करंट सर। आई किसकी वजह, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। यही सबसे भारी टॉपिक है बेटा इसमें। 2 मिनट का और रह रहा है, खत्म कहानी। फिर तो क्या पढ़ेंगे? फिर थोड़ा ईएम वेव की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और बस चैप्टर फिनिश। फिनिश।
और जो रटना है वो मैं तुमको बता दूंगा, क्या रटना है, उस दिन भी बताया था, आज फिर बता दूंगा। रेडियो वेव कहाँ पे यूज होती है, एक्सरे कहाँ पे यूज होती है, और ध्यान रखना बेटा ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। यस सर, इसमें से ढेर सारे 1 मार्क के क्वेश्चन आए, हाँ वो बेटा वही यार, एमसीक्यू। एक्सरे कहाँ पे यूज आएगी, रेडियो वेव कहाँ पे यूज आएगी, माइक्रोवेव कहाँ पे यूज आएगी, सब पूछा जाएगा। अब बेटा वो आपको ट्वेंटी याद ही फोर रहेगा। में ही 6 एमसीक्यू आ गए थे। बेटा वो 24 में 6 नहीं आए हैं, एक दो एमसीक्यू है मैक्स टू मैक्स, सभी सेट के मिला के दे देते हैं। एक यस सेट सर। में एक क्वेश्चन मिलेगा बस आपको मैक्स टू मैक्स। चलो जी, अब जरा ध्यान से, तो भाई उनको रट लेना बैठ के, माइक्रोवेव कहाँ पे यूज होगी, रेडियो वेव कहाँ पे यूज होगी, तुम कहते हो रटने में तुम अच्छे हो ही, ठीक है भाई। चलो अब जरा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। शादी ब्याह ज्यादा चल रहा है क्या बेटा आजकल। वैलेंटाइंस चल रहा है तो पता नहीं, शायद। वैलेंटाइंस, तुम कब करा रहे हो अपनी शादी वादी है बेटा। पता नहीं सर। पता नहीं तुमको। जरा ध्यान से देखो, ये सर्किट कंप्लीट। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मेरे को कुछ एरिया तो मानना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रिक यस फ्लक्स सर। पास, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, मान लो इससे पास हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गोस भैया, ऐसे मान लो क्लोज सरफेस मान लो, क्लोज सरफेस कितना मान ले, चलो यही मान लो यार, हटाओ, वैसे तो इससे तो जीरो आ जाएगी, बट जीरो नहीं आने की, क्यों नहीं आने की, क्योंकि बेटा टाइम के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। यस सर। तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो बोलते हैं गोस भैया, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो है। यस सर। तो क्यू की वैल्यू, जो चार्ज आएगा वो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्या फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, समझ पा रहे हो क्या, बोलो यस सर। इतनी। अब बेटा आपको सदियों से पता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। तो आई इक्वल टू डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू रख लो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, इतनी बात क्लियर है क्या भाई। यस सर। बेटा एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, डी फाई ई बाई डी टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। यस सर। जो करंट आएगा, ये जो करंट आएगा, ये फ्लक्स कहाँ का है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये करंट भी यहाँ का ही होगा, तो ये कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। डिस्प्लेसमेंट करंट का आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला याद रख लेना, बाई न्यूमेरिकल बन जाएंगे सारे, ठीक है ना, यस सर। कोई दिक्कत। सर इसका प्रूफ आ सकता है? ये प्रूफ यही तो है, 4 लाइन के तो प्रूफ है बेटा, आ सकता है, ठीक है ना, आ यस सर। सकता है, 2 नंबर में याद रखना, हंसो मत, क्या पता भाई जिंदगी में क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। यस। और हमेशा ध्यान रखना, अगर हम मान लो मान एक लेता हूँ, मान लो भाई ये बैटरी है यहाँ पे लग रखा है, और वायर के थ्रू 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो जो वायर के थ्रू जाता है वो कंडक्शन करंट होता है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस तो सर। डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ बेटा कितना आएगा, बोलो, हेलो, यस सर। बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आएगा। कंडक्शन करंट कितना है बेटा, ओ हाँ। अरे, 2 एम्पियर। तो यार डिस्प्लेसमेंट करंट भी 2 एम्पियर ही होगा, ठीक है ना। यस सर। मेरे हाँ को बेटा, लगा आप वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो हाँ बेटा कुछ नहीं, फॉर्मूला वाला।
बट अब फॉर्मूला तो तब पूछूंगा ना जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूंगा आपको, तभी तो बता यस पाओगे। सर। मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। अब भाई साहब मैक्सवेल ने बोला देखो एम्पियर भैया मैंने आपको कुछ कर दिया, अब मेरा अपने फॉर्मूले में नाम ले लीजिए। तो एम्पियर भैया बोले चलो कोई बात नहीं। एम्पियर भैया के अकॉर्डिंग बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोज होता था, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो वहां पे उन्होंने बोला आई डिस्प्लेसमेंट प्लस आई कंडक्शन कर लो। अब आप बोलोगे ये क्या ड्रामा हो गया, जरा ध्यान से देखो। बड़ा आसान है। क्या बात है, क्या बात है भाई। देखो भाई, यहाँ पे कंडक्शन करंट होगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अगर इस रीजन में एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कंडक्शन। इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा बेटा? इस रीजन में जीरो। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई कंडक्शन, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ऐसे मत लिख देना आई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आई कंडक्शन, तो टू टाइम्स ऑफ आई डिस्प्लेसमेंट या टू टाइम्स ऑफ आई कंडक्शन। अगर यहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हो, तो यहाँ पे लगाओगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। बेटा यहाँ पे कंडक्शन करंट कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसे मत कर देना कि अरे देखो सर आई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आई कंडक्शन, तो कंडक्शन की जगह भी डिस्प्लेसमेंट लिख लो टू टाइम्स ऑफ आई डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हो क्या? ऐसा मत करो। यस सर। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे कंडक्शन जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो कंडक्शन लगा लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट डी आई डिस्प्लेसमेंट की अभी फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी प्लस आई कंडक्शन, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। इस ऐसे प्रूफ करने को नहीं आएगा, टिक लगाने को आएगा। बताओ ये है या नहीं, बस कहानी खत्म। ठीक है भाई, कहानी खत्म हो गई। चले। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो बेटा अब पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव। मोस्टली क्वेश्चन बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पे मिल जाएंगे, हल्के फुल्के ईएम वेव पे मिल जाएंगे, और मोस्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि भाई साहब रेडियो वेव कहाँ यूज हो रही है, माइक्रोवेव कहाँ पे यूज होती है, अल्ट्रावायलेट रे कहाँ पे यूज होती है, लेजिक सर्जरी में कौन सी यूज होती है, आरओ में कौन सी यूज होती है, सब। ठीक है। यस सर। जो कि वो 4-5 पैराग्राफ है, उनको आपको रट के घोट के पीना है। मतलब वो पूरे पैराग्राफ नहीं, बस उनकी कौन कहाँ पे यूज हो रही है, कौन सी वेव, बस। ठीक है। 30 मिनट का और रह गया टॉपिक, उसके बाद तुम भी सोना, हम भी सोएंगे। लेकिन इसको लिख के जरूर देख लेना बेटा अपने हाथ से, फिल्म मत देखना। और बेटा खाना वाना हो गया तुम्हारा? यस सर। क्या बना? शायद हो गया था, नहीं नहीं था। क्या बना था मगर आज? आज पता नहीं, मतलब मैं देखा नहीं हूँ अभी तक। कुछ खाए नहीं अभी तक तुमने? न- अरे बेटा ऐसे उल्टे सीधे टाइम पे खाओगे ना, माइंड की एनर्जी लॉस होती है, फिर याद नहीं रहता है कुछ भी। चलो। प्रोडक्शन अब ऑफ ईएमएफ। हाँ, ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, बस। बराबर। यस सर। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से ईएम वेव प्रोड्यूस होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। जो ईएम वेव होती है उसमें बेटा दो कंपोनेंट होता है, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, एम से मैग्नेटिक फील्ड, समझ पा रहे हो? यस सर। जरा ध्यान से देखो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के की वजह से जो पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल होंगे ना, समझ पा रहे हो? ये यस ऐसे सर। वो ओसिलेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है की वजह से पार्टिकल ओसिलेट कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी मैंने, समझ पा रहे हो? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा उस परपेंडिकुलर होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यही पार्टिकल ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे होंगे जेड एक्सिस सर पे। ये ड्रॉ ही नहीं होता मेरे से।
अब बेटा क्या कर सकते हैं भाई, कोशिश तो करनी पड़ेगी। जेड एक्सिस में मूव कर रहे हैं बेटा, ये समझ पा रहे हो? यस सर। कोई दिक्कत, लेकिन प्रोपोगेट कौन सी एक्सिस पे कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स यस एक्सिस सर। पे आगे, समझ पा रहे हो? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ कि जो ओसिलेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओसिलेशन किसके, जो पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे ओसिलेट करते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, ध्यान रखना बेटा, इज परपेंडिकुलर टू ओसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ओसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये क्या ड्रामा आ गया भाई, ध्यान से समझो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल कौन सी एक्सिस पे ओसिलेट कर रहे हैं, बताओ? एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहे हैं। ऐसे ओसिलेट कर रहे हैं? नो सर। यही तो होती है बेटा एक्स एक्सिस, जहां तक मेरे को पता है अभी तक। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल किस एक्सिस पे ओसिलेट कर रहे हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। जैसे ओसिलेट कर रहे हैं, बोलो है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। वेव किस एक्सिस पे मूव कर रही है? वेव मतलब ऐसी, हाँ वेव प्रोपगेट एक्स एक्सिस पे कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल कौन सी एक्सिस पे ओसिलेट कर रहे हैं? जेड एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड जा किस एक्सिस पे रहा, मूव मूव प्रोपोगेट किस एक्सिस पे कर रहा है? एक्स एक्सिस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, समझ पा रहे हो? यस सर। ये लाइन बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आई बात? यस सर। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। क्या ये बात समझ में आई तुमको? यस सर। वेव की जनरल इक्वेशन पता है? वेव की जनरल इक्वेशन पता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, कुछ याद आ रही है क्या? याद आ रहा है कुछ? यस सर। याद आया कुछ? यस सर। छोटा सा बच गया है, 5-7 मिनट, 1 मिनट सांस ले ले, हम भी छोटा सा बच गया, उसके बाद कहानी खत्म हो चुकी है। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बेटा हल्की सी है, कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज। हाँ, ना, 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 पहले बड़ा हुआ करता था चैप्टर, इसमें इंटेंसिटी वगैरह आती थी, अब तो यार सारा ही हटा दिया मामला। अब इंटेंसिटी को वेव ऑप्टिक्स में शिफ्ट कर दी। नहीं बेटा, वो अलग ही प्रकार की इंटेंसिटी होती थी, उसमें मोमेंटम कंजर्व करना पड़ता था, जिसमें 11वीं आती थी बेटा, और 11वीं आती हालत हो जाती है इंसान की टाइट, समझ पा रहे हो? यस सर। 11वीं आती इंसान की हालत हो जाती है टाइट। क्या बात है भाई, मैं तुमको एक चीज दिखा सकता हूँ, नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करता है और साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, देखो ये चिपक ही नहीं रहा, इसको रिपेल मार रहा है बार बार। ओहो हो। और जैसे ही मैं इसको देखो, इस साइड चिपकता है, इस साइड रिपेल करेगा। क्या बात है, कोई नहीं बेटा, दिखाएंगे। चले बेटा, ये लाइन याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, समझ पा रहे होगे? बोलो। यस सर। तो अगर देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी पड़ जाए आपको, बेटा कैसे लिखते होगे? ए नोट ई नोट, ई नोट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला एम्पलीट्यूड, समझ पा रहे यस होगे? सर। बोलो। साइन ओमेगा टी, समझ पा रहे होगे? बोलो है ना? यस सर। अगर ये पॉजिटिव एक्सिस पे जा रही है
तो माइनस एक्स लगा लो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। और माइनस के एक्स, समझ पा रहे हो क्या? के क्या होता है? कांस्टेंट 2 पाई/लैम्डा, याद आ रहा होगा कुछ? यस सर। इस ऐसी टाइप की इक्वेशन कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, पहले तो बताओ। पढ़िए। पढ़ी है या नहीं पढ़ी इस टाइप में कुछ? यस सर। कहाँ पे पढ़ी है? अल्टरनेटिंग करंट V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी वाला। बेटा वेव ऑप्टिक्स हम पूरी पढ़ चुके हैं ना। यस सर। वेव ऑप्टिक्स में ऐसी इक्वेशन आई थी। यस सर। क्या करे बेटा, डर हमको खुद को लग जाता है पेपर होने से। कोई नहीं भाई, चलो। मैग्नेटिक फील्ड की जनरल इक्वेशन कैसे होगी, याद कर लो बस हल्का सा। बी नॉट साइन ओमेगा टी, मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा है, तो अगर पॉजिटिव पे जा रहा है तो यहाँ पे माइनस ले लेना है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। यहाँ पे अगर x लिख रहा है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x एक्सिस पे है, यहाँ पे भी x लिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x एक्सिस पे है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन कौन सी एक्सिस पे है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन Y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे है तो j कैप लिख लो, कोई दिक्कत? नो सर। मैग्नेटिक ऑसिलेशन कौन सी एक्सिस पे है? मैग्नेटिक फील्ड का Z एक्सिस। z एक्सिस, तो k कैप लिख लो, कोई दिक्कत बेटा? बोलो। नो सर। यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला आता है बड़ा प्यारा, ना प्रूफ है ना कुछ है। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा एक सी दैट इज स्पीड ऑफ ईएम वेव के बराबर आ जाता है। और यस ये सर। फॉर्मूले के ऊपर बेटा दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं। प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं है इस फॉर्मूला का। प्रूफ करता है तो बेटा डायमेंशनली करेक्ट करके प्रूफ कर देता है, आज तक भी कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना बेटा? यस सर। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, बन पा रहा होगा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे एक क्वेश्चन करा देते हैं, मान लो एक इक्वेशन दे दी आपको, E इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे दे दी, समझ पा रहे हो? और यस आपसे सर। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बता दो, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। कोई फॉर्मूला पता है, सी इक्वल टू ई नोट बाई बी नोट, समझ पा रहे हो? ई नोट बाई बी नोट, समझ पा रहे हो? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिखाई पड़ रहा है बेटा? बोलो है ना? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है बेटा, स्पीड ऑफ ईएम वेव मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जानते होंगे? यस सर। 10⁸ ईएम वेव की जो स्पीड होती है वो सब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो बी नोट 3 × 10⁸, यहाँ से सोल्व कर लोगे भाई? बोलो है ना? यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो भाई, एक और फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है बिना प्रूफ के। स्पीड ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट। अब ये क्या ड्रामा आ गया भाई? म्यू नोट जानते हो बेटा? यस सर। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, समझ पा रहे हो? यस सर। एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, समझ पा रहे हो? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। बोलो। फ्री स्पेस में यहाँ पे यूज कर लेना वैक्यूम या एयर, क्योंकि नोट लग रहा है ना बेटा। यस सर। ये दो फॉर्मूले हैं बेटा जो कि आपको याद रखने हैं, सी इक्वल टू ई नोट बाई बी नोट, दूसरा सी इक्वल टू 1/रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। विदाउट एनी प्रूफ, कुछ कोई प्रूफ नहीं है इन चीजों का, ठीक है ना बेटा? यस सर। समझ में आ गई बात? अब जरा यस ध्यान सर। से देखो बेटा, अगर ईएम वेव बेटा लाइट जो आ रही है सूरज से, वो भी तो एक ईएम वेव ही है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो जब वो किसी मीडियम के अंदर घुस जाती है तो उसकी स्पीड तो चेंज हो जाती है, बोलो है ना? समझ पा रहे यस हो? सर। तो स्पीड चेंज देखो बेटा, स्पीड किस पे डिपेंड करते हैं? म्यू पे और एप्सिलॉन पे। तो बेटा जब किसी मीडियम के अंदर घुसेगी, उसकी परमेबिलिटी मीडियम की और परमिटिविटी मीडियम की अलग होगी क्या वैक्यूम से? सोच के बताओ यस भाई। सर। एयर में जा रही है,
एयर की जो परमिटिविटी और परमेबिलिटी होती है वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पे जो स्पीड सी की वैल्यू आती है वो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाती है। समझ पा रहे हो? लिखो। यस सर। अगर मान लो जो लाइट है वो गिलास में घुस गई, बेटा गिलास का म्यू और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एयर से अलग होगा या एयर जितना ही होगा? अलग होगा। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट गिलास के अंदर अलग होगी या सेम होगी एयर वाली? अलग होगी। अलग। कोई दिक्कत? तो एक कुछ ऐसा रिलेशन लिया है निकाल के बोलो, है ना? रिलेटिव परमिटिविटी याद है तुमको? यस। ई एम मतलब वो एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ, याद आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर मैं आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछूं, बेटा वो चैप्टर हट चुका है, वो वाला पार्ट हट चुका है सारा। मैग्नेटिज्म मैटर में आता था, रिलेटिव परमिएबिलिटी वगैरह ये सब हट चुकी है, ठीक है ना? तो आप अपने माइंड से ही बता सकते हो। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या बताया आपने मेरे को अभी? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? रिलेटिव परमिएबिलिटी हम्म, म्यू एम बाय म्यू नॉट। कोई दिक्कत? आगे अपने माइंड में बोलो, है ना? समझ पा रहे हो? यस बोलो सर। है। बस यही रख लेना है, आंसर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो कैसे आएगा। आज तो बेटा कंधे भी अकड़ गए मेरे। एक्सरसाइज सुबह कर ली, बढ़िया करके आज हाथ टाइट हो गए भाई। चलो जी देखो भाई, जब किसी ईएम वेव बेटा किसके अंदर जाएगी, मीडियम के अंदर जाएगी। मान लो इसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन एम है और परमिएबिलिटी म्यू एम है। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। मान लो इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट, हाँ सॉरी, स्पीड ऑफ ईएम वेव बोल लो, वो कितनी होगी? वी एम हो गई। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो वी एम की वैल्यू 1/√एप्सिलॉन एम म्यू एम आ जाएगी क्या? बोलो, है ना? इतनी बात क्लियर है क्या यस भाई? सर। भाई मेरे को पता है एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर हो गई क्या भाई? यस सर। म्यू आर इक्वल टू म्यू एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। इतनी बात क्लियर है क्या भाई? यस सर। म्यू एम इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। इतनी बात क्लियर है क्या भाई? बोलो, है ना? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव मीडियम के अंदर, एप्सिलॉन एम की वैल्यू रख लो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, और म्यू एम की वैल्यू रखो म्यू आर म्यू नॉट। इतनी बात क्लियर है क्या भाई? यस सर। तो वी एम इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर लिख सकता हूँ। तो बोलो, है ना? यस पहले सर। पेपर में बेटा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? सी। कोई दिक्कत? नो सर। तो सी डिवाइड बाई रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये फॉर्मूला आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या? हमेशा वो आपको रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी देगा। अगर क्वेश्चन का भी आएगा वैसे तो ना के बराबर ही चांस है। समझ पा रहे हो? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? तो यस सर। किसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ ईएम वेव है वो कितनी हो जाती है? सी डिवाइड बाई रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? नो सर। चले भाई। यस सर। चलो जी, अब एक एनर्जी डेंसिटी का फंड आता है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। डेंसिटी के लिए मेरे को पहले हल्का सा आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, हल्का सा इंडक्टर पढ़ाऊंगा, और फिर चैप्टर फिनिश करा दूंगा। ठीक है ना बेटा? यस सर। नींद आ गई क्या? नो सर। चलो बेटा सही है। कल आ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा या कल भी नहीं आ रहे हैं? पता नहीं सर। आज तो वीडियो कॉल किए और हम्म, मैं मतलब पढ़ाई में फिर भी जुटा हुआ था। पर क्वेश्चन कर रहा था अल्टरनेटिंग करंट का। और हम्म, वो कॉल किए पापा। हम्म, और मतलब मैं पढ़ रहा था वो बात कर बोलने लगे।
क्लास चल रही है क्या? तो बोले हम्म, नहीं नहीं, क्लास वास नहीं चल रही है अभी, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो हम्म, वो कुछ बात होते रही, फिर हम्म, मैं पढ़ते पढ़ते बोला यस सर यस सर। मम हम्म। पापा कुछ बोले तो यस सर बोलने लगा। इतना ज्यादा आदत लगी है। हाँ बेटा, यही होता है हमारी हमारी आदत का ही। पिछले साल दो लड़कियां पढ़ती थी, वे भी ऐसे ही ठीक है, वे अपने घर में नॉर्मल बात कर रही होती थी तो यस सर बोलते थे, उनके घर वाले भी यही कहते थे। ये कोई नहीं बेटा, चलो होता है भाई। चलो जी, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, कभी भी फिजिक्स में कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लिखा दिख जाए एनर्जी डेंसिटी, समझ पा रहे हो? यस सर पूरी फिजिक्स की बता रहा हूँ बेटा, 11th में मिलेगा आपको ये लिखा हुआ, समझ पा रहे हो? यस सर तो कहीं पे भी अगर एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ मिल रहा है, भाई जैसे आपको मास डेंसिटी लिखा हुआ होता है जो कि आप बचपन से पढ़ते हो, समझ पा रहे हो? तो यस मास सर डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, इतनी बात तो क्लियर है अभी। यस सर तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, बोलो। यस सर इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी, आप पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में दिखाई पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। कैसे है भाई? यस चार्ज करते हो, अपनी बैटरी का चार्ज खोते हो, अपनी बैटरी की ताकत खोते हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक एनर्जी तो है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर कितनी एनर्जी स्टोर होती है बेटा कैपेसिटर के अंदर, अगर फॉर्मूला याद हो आपको, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है बेटा, 1/2 CV²। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर बेटा दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ पा रहे हो क्या? हेलो, यस सर इतनी बात तो क्लियर हो रही है? यस सर तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी निकालूं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा भाई, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर बेटा कैपेसिटर की जो प्लेट होती है, अगर याद हो, इनका कुछ ऐसे एरिया होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ पा रहे हो क्या? और यस इनके सर। बीच में दूरी डी है। तो बेटा कैपेसिटर का ये जो वॉल्यूम है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितना आएगा, ए बोलो बाई है ना। ए इंटू डी। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा 1/2, सी को आप खोल सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी की वैल्यू तो जानते हो आप, एप्सिलॉन नॉट यस ए बाई सर डी इंटू V² डिवाइड बाई ए डी। इतनी बात क्लियर है क्या? ए से यस ए सर कटा, तो बेटा ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट V² डिवाइडेड बाई D²। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो। यस सर बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू dV/dr होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर अगर ये V वोल्ट की बैटरी है बेटा, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट ही होगा क्या? बोलो है ना। यस सर तो बेटा dV की वैल्यू V और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सरफेस के बीच में कितने d, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इंटू डी लिख सकता हूँ क्या? बोलो है ना। यस सर भाई इसको पुट कर लो यहाँ पे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²D² डिवाइड बाई D² हो जाएगा क्या? बोलो है ना। यस सर D² से D² कटा, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा के लिए याद रख ले, वो कितना आता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² आता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर कहीं पे भी होगी, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी पूछे, बेटा एक बात बताओ, आपके घर का पानी, हमारे घर का पानी, समुद्र का पानी, दुनिया का कहीं का भी पानी, सबकी डेंसिटी सेम होगी क्या? बोलो है ना। यस सर तो बेटा चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव की वजह से प्रोड्यूस हुआ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे घर में प्रोड्यूस हुआ, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके घर में प्रोड्यूस हुआ हो, उसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी, ये बोलो है ना।
यस सर। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में प्रोड्यूस हुआ हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में प्रोड्यूस हुआ हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी में प्रोड्यूस हुआ हो, उसकी हमेशा एनर्जी क्या डेंसिटी क्या रहेगी, फिक्स, दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ पा रहे हो? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या भाई? यस सर। तो अगर मैं कभी भी पूछूं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई वो कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब चलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते हैं। ओ, जरा ध्यान से बोलो बेटा, ये सोलिनॉइड है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जानते होंगे सोलिनॉइड को तो। यस सर। जब आप इसको किसी बैटरी वैटरी से लगाते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक, हाँ सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऐसे आ जाता है, कोई दिक्कत? नो सर। बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन सोलिनॉइड का फॉर्मूला जानते हो क्या? यस सर। बोलो, अगर याद है तो बताओ, मैं प्रूव करा। 1/2 LI² होता है बेटा, ठीक है ना बेटा? कल के लिए दो प्रूफ कराऊंगा मैं। एनर्जी ऑफ सोलिनॉइड 1/2 LI²। आपको अभी के लिए फॉर्मूला याद रखो बेटा, समझ पा रहे हो? और दूसरा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जो कि तुमको समझ में नहीं आया था उस दिन, समझ पा रहे हो? यस सर। ये दो प्रूफ कराऊंगा, ठीक है ना बेटा? जब तुम्हारे पास टाइम मिले तब करा दूंगा, ठीक है ना? कल ही करा दूंगा उसे। तो सर एनर्जी स्टोर्ड इन, हाँ। अगर मैं कल परसों और नरसों तीनों दिन हम्म, मतलब जब तैयारी कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन का, हम्म। 2 घंटा तो एटलीस्ट निकालूंगा। अगर 2 से 3 या 2.5 आवर्स निकाल लिया फिजिक्स के लिए तो वो दिक्कत हो सकती है फिजिक्स फिजिकल में की। नहीं बेटा, अरे यार तुम 6 घंटे सोओगे, 6 घंटे में से अगर 10 घंटे फिजिकल एजुकेशन पढ़ लोगे ना भाई, 7 आवर्स दूंगा 7 आवर्स। चलो 7 सो लो, 10 घंटे भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ लोगे ना, तो 10 घंटे में आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे, 3 तो हो ही जाएंगे बेटा, यस सर। ठीक है? 10 घंटे कल पढ़ना, 10 घंटे परसों, 10 घंटे तरसों, सुन पा रहे हो क्या? तो यस आपके सर। 9 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा? अप्रोक्स 9-10 हो जाएंगे, ठीक है? बाकी के बचे 3-4 घंटे तो निकाल सकते हो ना, 24 में से 7 गए, कितने बचते हैं बेटा? 17 घंटे बचते हैं, ठीक है ना? तो सात यस घंटे सर। और बच, ठीक है? तो आप कोशिश कर, देखो फिजिक्स के लिए आप बस 2.5 आवर निकालना, इससे ज़्यादा मत यूज़ करना दिन में, ठीक है ना? बस, यस सर। बस अगर और जैसे मैं बोल रहा हूँ उस टाइम को वैसे यूटिलाइज कर लेना बेटा, पहली बुक हो जाएगी आपकी 17 तक, बहुत अच्छी, ठीक है ना? यस सर। 17 को 3 बजे तक घर पे आ जाओगे तो 4 बजे से भी शुरू करेंगे ना, तो 4 बजे के बाद में बेटा हम छोटे छोटे चैप्टर तो एक दिन में निपटा लेंगे, ठीक है ना? यस सर। 17, 18 में रे और वेव करने की कोशिश, रे ही कर लेंगे चलो 18 में, 19 में वेव और सेमीकंडक्टर कर लेंगे, 20 की फिर भी बचती है तुम्हारी, ठीक है ना? वे, क्योंकि वेव में प्रूफ नहीं आएगा बेटा, ठीक है? वेव में एक भी प्रूफ नहीं आएगा आपके पास में, ठीक है? यस सर। समझ रहे हो? सर वेव ऑप्टिक्स में, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हो जाएगा वैसे, और हाइगेंस प्रिंसिपल हो जाएगा। वो हम्म, डिफ्रैक्शन में ही वो ज्यादा बहुत ज्यादा ही दिक्कत है डिफ्रैक्शन में। बेटा डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन में एक आधा आएगा अगर आएगा तो, यस सर। ठीक है? अब हर एक टॉपिक बेटा वो नहीं होने का तुमसे कि आप अल्टीमेट उसके मसीहा बन जाओगे हर एक टॉपिक के, ठीक है ना? यस सर। डिफ्लेक्शन बेटा बहुत वाइड टॉपिक होता है, ठीक है ना? आप अपनी कॉम्पिटिटिव लाइफ जी लोगे 2 साल, तब भी डिफ्लेक्शन समझ लोगे तो मेरे को बता देना बेटा, नहीं समझ पाओगे, ठीक है? यस सर। बहुत वाइड टॉपिक होता है, ठीक है? और बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स चाहिए होती है डिफ्लेक्शन को समझने के लिए, ठीक है ना? यस सर। तो डिफ्रैक्शन से सिर्फ अपना काम निकालना है, जो क्वेश्चन बन रहा है उसको, जैसे PYQ में आ रखे हैं जो कि मैं निकाल के लाऊंगा भाई, उनको कर लेना बस। अब जरा ध्यान से यस देखो, सर। एनर्जी स्टोरी में सोलिनोइड कितना होता है, 1/2 LI², समझ पा रहे हो? इतनी बात यस क्लियर सर। है? अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो,
तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी निकालूँ तो 1/2 Li² इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, डिवाइड बाई वॉल्यूम, बोलो है ना। यस बोलो सर। बेटा, इसकी अगर लेंथ L है और इसका लूप एरिया A है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसका भाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल, समझ पा रहे हो क्या? यस ये बात है सर। क्लियर? प्रूफ क्या करना है बेटा मेरे को, B²/2 म्यू नॉट प्रूफ करना है, ठीक है ना। यस सर। तो एनर्जी डेंसिटी इतनी आ गई 1/2। अब जरा ध्यान से देखो, एल को मैं खोल सकता हूँ μ0n²A/L। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो है ना। यस सर। जरा ध्यान से देखो बेटा, μ0 n/L इंटू n/L। अब आप बोलोगे कहाँ से आया बेटा, n² को n इंटू एन लिख सकता हूँ, बोलो है ना, बन पाओगे। यस सर। नीचे 2 L है, एक L यहाँ पे लगा लिया, एक L यहाँ पे। बेटा L का फॉर्मूला तो याद होगा, μ0n²A/L। यस सर। ये तो याद होगा ना, या यस यस सर ऐसे ही सर, कर रहा है। याद है सर। तो I², तो I इंटू आई लिख लो इंटू ए, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। नो सर। बेटा एक काम करो, μ0 n/L को स्मॉल n को स्मॉल n, I²A। अगर बेटा मैं ऊपर नीचे μ0 की मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। नो सर। तो 1/2 μ0² n²I²A/μ0। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो है ना। यस सर। μ0n²A/L, ये कैसे कट जाएगा ना यार, ये इसको कहाँ लेके घूम रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, बोलो है ना। यस सर। समझ लो बेटा, μ0 ni किसका फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी 1/2 μ0 n², तो क्या इसको मैं B² लिख सकता हूँ क्या, बोलो है ना, क्योंकि यस μ0 सर। ni ड्यू टू सॉलिड। तो B²/2 म्यू नॉट प्रूफ हो गया बेटा, कौन करोगे। अब जरा यस याद रखना, कभी भी एनर्जी डेंसिटी पूछे मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितनी आती है, B²/2 म्यू नॉट। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी पूछे, वो आती है बेटा 1/2 ε0 T²। इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। अब जो ईएम वेव होती है, ध्यान से सुनना बेटा, जो ईएम वेव होती है उसकी एनर्जी बेटा आधी आधी बटी रहती है। आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में होती है, आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास में होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है वो, हाँ सॉरी, ईएम वेव की एनर्जी होती है वो किसके पास होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के पास है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बेटा दोनों में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड, BUTED, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है क्या बेटा। यस सर। तो अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं, टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव, वो क्या आएगी बेटा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो है ना। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी 1/2 ε0 T², मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी μ²/B²/2 म्यू नॉट, समझ पाओगे। यस सर। इतना याद रख लेना, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा तुमसे इस चैप्टर में कोई नहीं पूछेगा, जो पूछेगा तो मैं बताता हूँ क्या पूछेगा। बेटा ये तो याद होगा ना, E = hc/λ, ये तो याद होगा ना यस सर। भाई, λ = hc/E, इतना तो निकाल सकते हो। यस सर, याद आ गया। वो उस वेलोसिटी मतलब मेरे को चैप्टर नहीं याद आ रहा था। वेलोसिटी = f λ, ये तो याद होगा। यस सर। यस सर। बस ये दो फॉर्मूले और याद रख लेना, और कुछ नहीं पूछना। बस मतलब फॉर्मूला याद आपको। हाँ और क्या है, न्यूमेरिकल आ जाएगा ना एक आधा।
मैं फिजिक्स की बुक ले आऊं? नहीं बेटा, ला के क्या ही करोगे। अब रटना क्या है, मैं निशान लगा दे रहा हूँ। रेडियो वेव बेटा कहाँ पे यूज होती है? कुछ नहीं याद करना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है क्या है, कुछ नहीं याद करना। टीवी में यूज होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एफएम में यूज होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सेलुलर फोन में यूज होती है रेडियो वेव। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव यूज होती है। बेटा यही क्वेश्चन बनाता है कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव किस में यूज होगी, टीवी में, एफएम में, या सेलुलर फोन में? सेलुलर फोन में होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब रेडियो वेव में भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, सुन पा रहे हो क्या? यस सर। तो भाई रेडियो वेव आपकी एफएम में यूज होगी, टीवी में यूज होगी, और बेटा सेलुलर फोन में यूज होगी, फोन्स में, सुन पा रहे हो क्या? यस सर। और सेलुलर फोन में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव यूज होती है, बस इतना याद रखना, ठीक है ना? यस सर। माइक्रोवेव कहाँ पे यूज होती है? रडार सिस्टम में। रडार सिस्टम क्या होता है बेटा? आप एयरपोर्ट पे बैठे बैठे बता देते हो कि वो एरोप्लेन कहाँ पे होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। कहाँ पे रडार सिस्टम यूज होता है बेटा? स्पीड ऑफ गन्स। आपने कभी वो देखा है क्रिकेट के मैच वगैरह? यस सर। वो बता देते हैं कि इतनी स्पीड से बॉल फेंकी गई है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वहाँ पे भी रडार का ही यूज किया होता है, मतलब माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। माइक्रो ओवन में यूज होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड बेटा हीटिंग वेव होती है जो अर्थ को गर्म रखती है, समझ पा रहे हो क्या? वरना अर्थ का यस सर। टेम्परेचर बर्फीला वादिया बन जाती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हीट वेव भी बोला जाता है इनको। यस सर। इंफ्रारेड लैंप यूज होता है बेटा फिजिकल थेरेपी, मतलब जिसको चोट वोट लग जाती है, कुछ थेरेपी दी जाती हो, ये समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अर्थ को गर्म करने के लिए यूज होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यही कराती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ग्रीन हाउस गैसेज याद रखना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रिमोट स्विच में यूज होती है। अगर कभी देखा रिमोट देखो बेटा, उसके आगे एक ऐसा एलईडी सा लगा रहता है जो कि नॉर्मल आई से दिखता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देखा है कभी रिमोट? यस सर। उसको अपने फोन का, जब उसको दबाओगे, रिमोट के बटन को दबाओगे, अपना फोन का कैमरा में ऑन कर लेना और उसको उसके सामने कर लेना, देख लेना बेटा, वो कैप्चर कर लेगा आपका फोन। दिखाऊं अभी? है तुम्हारे पास में रिमोट? रिमोट है एक। तुम्हारे पास में यस सर, किसी लेके चीज आ। का? रिमोट है तेरे पास? रिमोट टीवी का है? टीवी का रिमोट तो बेटा हो गई ना, नॉर्मल सी चीज है। मिला। हाँ, मिल गया। इसमें देखना बेटा, बिल्कुल आगे कैसे आपको एलईडी सा लगा हुआ दिखाई पड़ेगा, है क्या उसमें? अरे इसमें तो शर्ट है पूरा वो। हाँ तो बेटा ये तो फिर इसका जियो वालों का है क्या ये? हाँ, एयरटेल वालों का?
गूगल का है। हाँ तो बेटा ये तो फिर वो वाला है, दूसरे वाला जो कौन सी वेव फेंकता है, जैसे ये तो गाड़ियों में जैसे गाड़ी का रिमोट होता है ना, तो वो उस टाइम पे उस टाइप पे काम करता है, वो उसकी वेव याद नहीं है। कोई दूसरा रिमोट नहीं है, एसी का रिमोट है, एसी का। यस इसी का होगा रिमोट। तो वो उठा के लाओ। मेरे हाथ में रिमोट आ गया बेटा इतनी देर में, जितनी देर में तुम उठा के ला रहे हो। मेरे सर हाथों तो मेरे फैन। को नहीं, मैं रिमोट यूज ही नहीं करता कभी। मेरे हाथ में तो बेटा पंखे का है, पंखे का इसलिए तो है। रिमोट कैसे काम करता है? पंखे का रिमोट कैसे काम करता है? मतलब पंखा रिमोट से चलते है? हाँ बेटा, आजकल के नए पंखे आने लगे हुए रिमोट से चलने लगे हैं। हाँ ये तो हाईटेक घर है। हाँ बेटा, पिछले साल ही लेके आया था इस पंखे को मैं। खतरनाक मामला है। हम्म। अरे राम रे, देखो क्या होता है ना, देखना बेटा मैं बताता हूँ होता क्या है। रिमोट होता है, ठीक है ना बेटा, समझ यस रहे हो? सर। यहाँ पे जहाँ पे रिमोट खत्म होता है, यहाँ पे एक हल्की सी एलईडी लगी रहती है, मतलब बल्ब सा दिखाई पड़ेगा तुमको, ठीक है ना, समझ रहे हो? यस सर। तो ये जो आपकी यहाँ से निकलती है बेटा इंफ्रारेड रेज, कौन सी रेज निकलती है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज। बेटा इंफ्रारेड रेज को नॉर्मल आई कैप्चर नहीं कर पाती, समझ पा रहे होगा? यस सर। डजेंट कैप्चर नॉर्मल आई कैप्चर नहीं करती है इनको। लेकिन जो फोन का कैमरा होता है, जो कैमरा होते हैं वे इसको कैप्चर कर लेते हैं, समझ पा रहे होगा? अच्छा जी। यस सर। आप अपने फोन का कैमरा इसके जस्ट आगे लगाना यहाँ पे और बटन को दबाना, तो देखना बेटा आपका फोन कैप्चर कर लेगा उस रे को, समझ रहे हो? यस सर। आप नॉर्मल आई से देखोगे बहुत हल्की सी दिखेगी, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत ही माइन्यूट। और आपका फोन इतना अच्छा कैप्चर करेगा, पूरा फोन ब्राइट कर देगी, समझ पा रहे हो? यस सर। तो जो इंफ्रारेड रेज होती है बेटा, वो रिमोट स्विचेस में यूज होती है, ठीक है ना बेटा? यस सर। बस। और रिमोट किस किस के होते हैं बेटा? टीवी के होते हैं, वीडियो रिकॉर्डर होते हैं, हाई फाई सिस्टम बेटा मेरे को नहीं पता, कुछ होता होगा हाई फाई सिस्टम, ठीक है ना, वाई फाई सिस्टम तो पता है लेकिन हाई फाई नहीं पता है। यस सर। ठीक। तो बेटा ये याद रखना है भाई। अब विजिबल रे बेटा वो पार्ट होता है जो हमको अपनी आंखों से दिखता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। इसकी वेवलेंथ याद रखनी है बेटा, जो विजिबल वाला पार्ट होता है उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से, या ऐसे लिख 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक होती है। सिर्फ इतनी यस सर। वेवलेंथ की रेज हमारी आंख सेंस कर सकती है, देख सकती है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। Our eyes are different animals and स्नेक कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव। बेटा स्नेक विजिबल आई से नहीं देख सकता है, विजिबल रीजन को नहीं देखता है, वो सिर्फ यस इंफ्रारेड सर। वेव को डिटेक्ट करता है, समझ पा रहे हो? यस सर। कई लोग बोलने लगे थे कि ये वो आइस से देखता ही नहीं है वो, आइस से अंधा है वो, इंफ्रारेड देखता है। हाँ इंफ्रारेड ही देखो क्या होता है ना बेटा, जो स्नेक होता है ना, कभी यूट्यूब पे देखना स्नेक का जो विजन होता है, स्नेक को यस सिर्फ सर। डार्क रेड, जहाँ पे जैसे मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बेटा ज्यादा होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अभी सर्दी चल रही है, तो हमारी बॉडी स्नेक को ज्यादा रेड कलर की दिखाई पड़ेगी, ऐसे दिखाई पड़ेगा कि वहां पे कुछ रेड 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 खड़ा है, समझ पा रहे हो क्या? और यस सर। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, वो उसको दूसरे कलर का दिखाई पड़ रहा होगा, कम रेड मतलब येलो इसमें कलर में दिखाई पड़ रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या? और यस जब सर। जब गर्मी हो जाएगी, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया है, तो बेटा जो हमारी बॉडी है वो उसको येलो इस कलर में दिखाई पड़ेगी, सराउंडिंग का अब उसको रेड रेड दिखाई पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ऐसा विजन होता है। कॉकरोच का अलग विजन होता है, कॉकरोच का मोज़ेक विजन होता है। मोज़ेक विजन जानते हो? जैसे कोई तुमने पेंटिंग देखी होगी, ऐसे छोटे छोटे खा डब्बे डब्बे मिला के एक बड़ी पेंटिंग बना देते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वो नहीं देखा बेटा?
वो गूगल वाला कभी कभी गूगल वाला कराता है ना कि इस इमेज में से बाइक की इमेज छांटी है। Yes, sir. I am not a robot test. आई एम नॉट अ रोबोट, तो दैट टाइप ऑफ विजन इज कॉल्ड मोज़ेक विजन, समझ पा रहे हो? Yes, sir. चलो भाई, हमको तो बेटा अल्ट्रावायलेट रेज याद रखनी है भाई, कहाँ पे यूज होगी बेटा, ये जितना पहले पढ़ा है और जितना पढ़ा रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है भाई, 10 अनइम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ओजोन लेयर बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्व कर लेती है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ह्यूमन के लिए हार्मफुल होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। Yes, sir. मिलेनिन को इंड्यूस कर देती है। मिलेनिन बेटा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हम काले पड़ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं भाई धूप में मत रहिए ज्यादा, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. इसलिए इसलिए बेचारे सर, वो फिर मैथ्स वाले बनाने हाँ दो। हाँ, तो इसलिए कहते हैं जब भी धूप में निकले अपना सनस्क्रीन लगा के निकले। सनस्क्रीन क्या करती है बेटा, आपको यूवी से बचा लेती है, समझ पा रहे हो क्या, अल्ट्रावायलेट Yes, रेडिएशन sir. से। कोजिंग टैनिंग ऑफ स्किन, वरना काले पड़ जाओगे, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब ऑर्डिनरी ग्लास, तो अगर आपको धूप में बैठना है तो आप गिलास को सामने रख के बैठिए, तो गिलास के थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास नहीं कर पाती, इसलिए आप काले नहीं पड़ोगे, समझ पा रहे हो क्या? ओह ये तो बढ़िया बात है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो अगर आपको धूप लेनी है तो आपको काला भी नहीं होना है, तो आप खिड़की बंद करके और विंडो के सामने बैठ जाना गिलास के, ठीक है ना? Yes, sir. वेल्डिंग आर्क में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। वेल्डिंग आर्क बेटा, वेल्डिंग होता तो कभी देखा होगा लोहे वगैरह को, Yes, sir. तो वहां पे जो इतनी ज्यादा चमक निकलती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. सर वो लेजिक, आँख के लिए अच्छा नहीं होता है ना? हाँ बेटा आंख पे जोर पड़ता है ना एकदम से, क्या होता है ना बेटा, अगर एकदम से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस रोशनी में जाओगे तो आंख हमारी इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसमें क्या होती है, उतना ज्यादा जल्दी फोकस और डी फोकस नहीं कर पाती है, समझ पा रहे हो क्या? तो आंख पे जोर Yes, पड़ता sir. है, तो आंख पे जोर पड़ेगा तो आंख की मसल्स पे जोर पड़ेगा, इसलिए मसल्स डैमेज हो सकती है इतनी जल्दी जल्दी में, समझ पा रहे हो Yes, sir. क्या? लेजिक सर्जरी जानते हो बेटा, चश्मा हटाने के लिए एक सर्जरी होती है, उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज की जाती है, समझ पा रहे हो यस सर। सर उसमें तो क्या? कुछ ऊपर की लेयर्स हटा देते हैं ना लेजर से? हाँ बेटा वो भगवान जाने, मैं नहीं जानता बेटा इसके बारे में, वो डॉक्टर लोग जानते हैं बेटा। अल्ट्रावायलेट लैंप यूज टू किल जर्म, तो बेटा आपने कभी आरओ देखा होगा, आरओ है तो आपके घर पे, यस सर। उस पर जरूर लिख रहा होगा बेटा आरओ प्लस यूवी, ठीक है बेटा? यस सर। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेटा चलती बहुत कम घरों में है क्योंकि आती बहुत महंगी है, ठीक है ना? ये सिर्फ झूठा नाटक करते हैं आरओ वाले, ठीक है ना? यस सर। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ट्यूब होती है ना बेटा, वो 7-8 हजार की आती है अकेली, जबकि 10 हजार में तो आर ओ ले लेते हैं पूरा लोग बाग, ठीक है ना बेटा? और सब इतने का ही लेते यस हैं, सर। किसी के घर में 50 हजार के आर ओ नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। तो बेटा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ट्यूब होती है उसको 2 साल के बाद मेंटेनेंस भी कराना पड़ता है, 2 साल बाद उसमें 10 हजार की नई डलवानी भी पड़ती है, समझ पा रहे हो क्या? आर ओ वाला यस मांग सर। ले 50 हजार रुपये, इंसान का कलेजा निकल के आ जाता है, आदमी वहाँ पे 4 हजार कहाँ से लाए भाई ये? तो इसलिए यस बेटा सर। आरओ वाले तुमसे भी ज्यादा तेज है, वो क्या करते हैं ट्यूब डाल देते हैं ऐसे उसमें, उसमें कुछ नहीं होता, अंदर एक लाइट जल जाती है कह देते हैं सर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ठीक है, किसको पता है? चलो, मेरे को तो यार आरओ वाले नहीं बताई है सब बातें, मैं बोल रहा कि यार सर इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हमारा तार टूट रखा है चला दो इसको, बोला भाई ये चलती नहीं है किसी के घर में बोला सही है। तो भाई यस सर। ये मेरे टाइम पे आया था बेटा ये क्वेश्चन, वाटर प्योरीफायर में यूज होता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना, मेरे टाइम पे यस आया। सर। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्ले प्रोटेक्टिव रोल एंड हेंस डिप्लीशन, ओ दे छोड़ो बेटा, ओजोन लेयर बचाती है आपको अल्ट्रावायलेट से, याद रखना, ठीक है ना? यस सर। एक्सरे, बिकॉज मेडिक एक्सरे बेटा किस में यूज होता है, मेडिकल एप्लीकेशंस में, समझ पा रहे होगा? यस सर। कैंसर को डिटेक्ट करने में भी एक्सरे यूज होता है, समझ पा रहे होगा? है। अरे बेटा जो लिख रहा है उसको
याद करो, रटो बस। यस सर। फिजिक्स इतना दिमाग नहीं लगाती है। चलो, तो इसलिए बोला भी है कि ज्यादा एक्सरे के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि आपके लिविंग टिश्यू को अफेक्ट करती है, समझ पा रहे हो क्या, मतलब म्यूटेशन यस वगैरह सर। करती है, गामा रेज आते हैं। सर ये सब क्वेश्चन तो मतलब जेई वगैरह के, जेई नीट वगैरह के फिजिक्स वाले पार्ट में से तो नहीं आते होंगे। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का जब डीके होता है तो गामा रे निकलती है, समझ पा रहे हो क्या। कैंसर सेल को यस सर। डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती है गामा रे। ठीक है। यस सर। अब एक ट्रिक याद करो, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। ऐ बेटे, है नहीं रेंज में हमारी अभी तक, लेकिन भौंक रहे हैं कुछ से कुछ। क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। क्लासिकल को छोड़ दो, गाड़ी से गामा रे, गामा, गामा वेव लिखो। एक्स से एक्सरे, एक्सरे। यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, इन से इंफ्रारेड, माई से माइक्रोवेव, और आर से रेडियो वेव, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। बेटा जब आप इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज, समझ पा रहे हो क्या। तो यस कभी सर। कभी बोल देता है, ऐसे बोल देगा ऑप्शन देके, बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो निकाल ले जाओगे, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, समझ पा रहे हो क्या, इस ऑर्डर में। यस ठीक है सर। भाई। तो क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। XUV तो देखी होगी बेटा आपने, XUV देखी नहीं अभी तक। पता नहीं, देखी होगी तो मेरे को पता नहीं होगा वो एक्स हुई है। हाँ तो बेटा सड़क पे जाया करो तो गाड़ियों पे ज्यादा ध्यान दिया करो, तभी मजा आएगा जिंदगी में। चलो, अब जरा ध्यान से देखो बेटी, ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है बेटा। अब क्या करना है यस तुम्हें, सर। ये PDF भेज दूंगा, पेन उठा के इसको अपने हाथ से लिख देना है जब भी तुमको फुर्सत मिलेगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बस इतना कर लेना है, जिंदगी बल्ले बल्ले। अब जरा देखो, अगर अब फिजिक्स से बोर हो गए हो पढ़ते पढ़ते, तो मैं तुमको एडवाइस करूंगा कि माइंड पे ज्यादा प्रेशर ना करे, एक दो चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का कर लो, ठीक है बेटा। यस सर। मतलब ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स से बोर हुए पड़े हैं, लेकिन फिजिक्स फिर भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। बेटा तुम्हारे पास में ऑप्शन है, अगर एक दो चैप्टर अभी कर लोगे, तुम्हारा माइंड हेक्टिक हो गया है, तो कल तुमको कम टाइम में दो चैप्टर और कर लेना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो और जो कोई ज्यादा भारी सा चैप्टर लग रहा हो फिजिकल एजुकेशन में, बता देना बेटा, देखेंगे उसको भी, कोई बात उसका नहीं। बायोलॉजी ही पार्ट वाला, अगर बायोलॉजी आता है उसमें तो वही हाँ होगा बेटा, मेरे हिसाब से। बायोलॉजी में उसमें तो काइनामेटिक्स भी, मैं सिलेबस देख रहा था ना, उसमें तो काइनामेटिक्स भी आएगी। हैं? ठीक है बेटा। हाँ बेटा, कुछ लिख रहा था उसमें काइनामेटिक्स का। तो मेरे दोस्त लोग अब क्यों बोल रहे थे कि 3 दिन में हो जाएगा? अरे बेटा 3 दिन में तो हो जाएगा, वो कुछ नहीं आता होगा ऐसे रटना वटना, मतलब हल्का फुल्का ही तो आता होगा कुछ, और ज्यादा कुछ आएगा V = U + 80 समझा देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर V = U + 80 आता तो बेटा फिजिकल एजुकेशन वाले फिर फिजिक्स पढ़ाया करते हैं। यस। ठीक है भाई। जब मैं तुमको अपनी बताता हूँ, जब मैं 12th में था ना, भाई यस मेरे सर। को सब लोग बाग बायो का मसीहा समझा करते थे, मेरे साथ पता दिक्कत क्या थी, आता साला कुछ नहीं था, लेकिन चौधरपना इतनी थी कि भाई साहब किसी को भी हिला देते थे बैठ के, ठीक है ना। यस सर। मतलब आता कुछ नहीं था हमसे, लेकिन कॉन्फिडेंस अंदर इतना था कि भाई साहब पूरी बायो आती है हमसे, तो 11th 12th की, 11th का तो बेटा ये नहीं आता था कि होता क्या है, ठीक है। यस सर। भाई साहब हमारा एक PTI टीचर था, वो बेचारा उसी साल लगा था, उसी साल उसने PTI स्टार्ट की थी, ठीक है ना। यस तो सर। अब वो हमारे गांव का था, ठीक है, पप्पा को जानता था, हमारी उठ बैठ है करेगी उनकी। तो भाई यस वो सर। जहाँ भी फंसता था बायो में, बोल देता था, आकाश खड़ा हो, बता ये क्या लिख रहा है, ये कैसे होगा, भाई पूरी क्लास के सामने, हम क्या बताए, हम उससे बड़े फंटर थे। हमको पता था कि साला इसको तो कुछ पता ही नहीं, कि बना दो कैसे भी करके लपेट दो।
तो बेटा टीचिंग का प्रकोप तो हमारे अंदर पहले से ही है ना। डोंट वरी। तो बेटा हमने तो टीचर के टीचर लपेट रखे हैं। क्या करे भाई, हमसे खुद नहीं आता था तो हम क्या करें भाई। हम पढ़ाए फिजिकल एजुकेशन। तो ये तब से ही याद है हमको, रेड ट्विच फाइबर, व्हाइट ट्विच फाइबर। ये भाई बहुत ट्विच फाइबर कर देता हूँ। चलो भाई, तो कर लेना बेटा, अगर फिजिक्स से बोर हो रखे हो तो अभी एक दो चैप्टर फिजिकल एजुकेशन में कर लो, माइंड पे ज्यादा हेक्टिक मत जाने देना, ठीक है ना। यस सर। चलो।